नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम नंबर गेम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव नहीं चल रहा, एक जंग चल रही है और इस जंग में अगर कोई एक मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सबकी अपनी अपनी राय है, तो वो है एसआईआर का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर में वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद वोटिंग पर और आखिरकार परिणाम पर क्या असर पड़ेगा। उसी पर अगले 1 घंटे पर हमारी डेटा फाइट टीम ने जितना भी काम किया है, एनालिसिस किया है, उसके नतीजे हम आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिरकार एसआईआर से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में 7.7 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की बड़ी एक्सरसाइज चलाई। उसके बाद मार्च 2026 में यह आंकड़ा घटकर 6.8 करोड़ वोटर हो गए, यानी कि टोटल इलेक्टोरल रोल में से 11.6% वोटर गायब हो गए, यानी 89 लाख वोटर कम हो गए पिछले साल नवंबर की तुलना में। अब ये 11.6% वोटर्स का कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनाव देखते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उससे पहले पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो वहां पे बीजेपी और टीएमसी में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी की आई थी 215 सीटें। 2024 में, वैसे तो लोकसभा था, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं असेंबली इलेक्शन में, तो टीएमसी की लीड थी 192 और बीजेपी की थी 90, जबकि 2021 में थी 77। तो यह सीटों का खेल। लेकिन जब मैं इसको वोट्स में देखता हूं, तो 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में लीड का गैप था करीब 10% का। 10% का फासला था, टीएमसी आगे थी, बीजेपी पीछे। टीएमसी के वोट्स थे 48.02 और बीजेपी के करीब 38%, यानी करीब 10% का गैप था टीएमसी और बीजेपी में। यह गैप कम होके 2024 में 46.16 वोट मिले टीएमसी को और करीब 39% वोट मिले बीजेपी को, यानी करीब 7% का गैप। तो जो 10% गैप था 21 में, वो घट के हो गया अब 7% 24 में, और कुल मिला के 11.6% वोटर तो वोटर लिस्ट से गायब हो गए। तो ये 11.6% वोटर अगर गायब होते हैं तो इसका क्या असर पड़ सकता है, उसको जानने की, समझने की, समझाने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं, क्योंकि ये है एनडीटीवी का नंबर गेम। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी कि जितनी भी सीटें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशन हुए, कई सारे वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं। अगर आप देख लीजिए, बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस हीट मैप में पाएंगे वहां पे ज्यादा वोटों की कटौती हुई है। जो भारत के बाकी राज्यों से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी एसआईआर का प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं। तो हमने एक एनालिसिस किया। हमने देखा कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी में लीड का फासला कितना था और वहां पर वोट कितने कटे। यहां पे आपको समझ में आना शुरू होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार कहानी बन क्या रही। देखिए, पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट, यहां पर पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में जो गैप था वो 2.7% था, यानी टीएमसी बीजेपी से केवल 2.7% वोट आगे थी। लेकिन एसआईआर के चलते यहां पे 16.4% वोट कम हो चुके हैं, यानी गैप था केवल 2.7, अब 16% वोट कम हो चुके हैं। यानी कि अब अगर ये 16.4% वोटर ज्यादा टीएमसी के वोटर हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल का समीकरण पूरा बदल सकता है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर को लेते हैं। यहां पर टीएमसी और बीजेपी में गैप था पिछले इलेक्शन में, केवल 4.2% का फासला था दोनों पार्टियों में, लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 13.2%। यानी दक्षिण दिनाजपुर में भी जैसे ही आप एसआईआर के वोट को घटाते हैं, तो बीजेपी और टीएमसी में जो गैप था वो खत्म हो जाता है और फिर चुनाव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक और डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, नॉर्थ 24 परगना। यहां पर टीएमसी की बढ़त थी बीजेपी पर 14.2% की। यहां पर एसआईआर में वोट कटे हैं 14.9। अगर ये एसआईआर के वोट ज्यादातर टीएमसी के वोट हैं, तो यहां पर भी दोनों पार्टियों में गैप बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आंकड़े हावड़ा के, उत्तर दिनाजपुर के। ये तो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वोट शेयर में जो लीड थी टीएमसी की, वो एसआईआर डिलीशन से कम है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे मालदा लीजिए, दक्षिण 24 परगना लीजिए, कोलकाता नॉर्थ लीजिए, मुर्शिदाबाद लीजिए, कलकत्ता दक्षिण लीजिए। यहां पर टीएमसी की लीड बीजेपी पे ज्यादा बड़ी थी, 20%, 29%, 31%, 35%। लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 14%, 12%, 29%, 12%, 27%। यानी कि एक तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, आपने 21 में देखा 10% का गैप, 24 में आपने देखा 7% का गैप, और साथ ही साथ 11% वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं।
तो अगर ये परिस्थिति है तो क्या हो सकता है? इसमें देखिए दो थ्योरी है। एक तो ये, जैसे कि माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जितने भी वोट कटे हैं वो सारे के सारे टीएमसी के ही थे। ये ज्यादातर इलीगल घुसपैठिए हैं, माइग्रेंट्स हैं, ये ज्यादातर टीएमसी के वोटर थे, अब ये गायब हो गए। अगर ऐसा हुआ और अगर ये बात सच, ये असल में हो नहीं सकता क्योंकि एसआईआर के डिलीशन सारे टीएमसी के वोटर नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, तो पहला समीकरण अब आपकी स्क्रीन पर, अगर जितने एसआईआर के वोट कटे हैं वो टीएमसी के वोटर थे, तब याद रखिएगा कि पिछले चुनाव में 21 में बीजेपी की आई थी 77 सीटें, तो यानी 77 सीटों पे आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपकी सिटिंग सीटें हैं। 156 ऐसी सीटें हैं जो कि अगर आप एसआईआर के वोट्स को डिस्ट्रिक्ट से गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो लड़ाई में आ जाती है, जहां पे पिछली बार गैप बहुत ज्यादा था लेकिन एसआईआर डिलीशन के बाद गैप कम हो जाता है। उनमें से 97 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी रनर अप थी। अब हम रनर अप वाली सीट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर बीजेपी जाएगी तो 2 से 1 पे आ सकती है, 3 से 1 पे आना ज्यादा मुश्किल है, तो 2 से 1 सिर्फ इस एनालिसिस के लिए 2 से 1 पे अगर आएगी तो वो 97 ऐसी सीटें हैं। अगर आप 97 सीटों को 77 से जोड़ते हैं तो 174 हो जाता है। जादुई आंकड़ा है 147 का, यानी कि 174 चांसेस बीजेपी के जीतने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जितने भी वोट एसआईआर के चक्कर में कटे वो टीएमसी के वोट हैं तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन ये लाइकली सिनेरियो नहीं है। लाइकली क्योंकि जैसे हमें मालूम है मटुआ कमेटी के भी कुछ लोग हैं, उनके भी वोट एसआईआर में कटे हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लेते हैं दूसरा सिनेरियो और फिर हम अपने जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे कि इनमें से आखिरकार हो क्या सकता है। यह है दूसरा समीकरण। इसका पहला हिस्सा देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह कि 10 वोट कटे, उनमें से 8 वोट बीजेपी के थे, 8 वोट टीएमसी के थे, 2 वोट बीजेपी के थे, तो उसका अनुपात हो गया 80-20। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है, फैक्टर यह भी है कि टीएमसी 15 साल से सत्ता में रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी अगर रही और 1.5% टीएमसी का जो वोट है वो छिटक जाता है, तो एक तो एसआईआर के 80-20 में वोट कटता है, टीएमसी के वोट कटे 80%, बीजेपी के कटे 20% और 1.5% वोट हटता है टीएमसी का। तो बीजेपी की थी 77, गेम में आती है 54, उसमें से अगर बीजेपी जीतती है 51, तो फिर बीजेपी की बनती है 128/294, जो कि जादुई आंकड़े से कम है। तो ये काफी नहीं है। बहुमत का आंकड़ा 147, तो आपको 80-20 बीजेपी को सूट नहीं करता। एंटी इनकम्बेंसी अगर केवल 1.5% है, इसीलिए मैं लेता हूं अगला समीकरण जिसमें अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, और यही मैं विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी का स्तर क्या है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जैसे ही एंटी इनकम्बेंसी पहुंचती है 3% पर, और जो वोटों का कटने का रेशियो है 10 में से 8 वोट टीएमसी के जो एसआईआर वाले हैं, 2 वोट बीजेपी के, और 3% की अगर एंटी इनकम्बेंसी का हम फैक्टर लगाते हैं, तब 103 सीटें हैं जहां पर पहले टीएमसी बड़े से जीती थी, वहां पे अब लड़ाई रोचक हो जाती है। उनमें से बीजेपी रनर अप थी 94 में, 77 वो पिछली बार जीती थी, सारी नहीं जीतेंगी, लेकिन इसी के नजदीक आंकड़ा आके खड़ा हो सकता है 171 का, जो कि जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये 80-20 का ही रेशियो रहेगा या फिर ये बदल सकता है, वो है हमारा अगला समीकरण। लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात कराते हैं आपको हमारे तमाम मेहमानों से। पद्मजा जोशी हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर, अभी पश्चिम बंगाल से लौटी हैं। एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरा अनुभव उस रिपोर्टर का, उस संपादक का जो मीन से लौटा है। सतीश के सिंह हैं हमारे पुराने सहयोगी, टीवी पर जाने पहचाने चेहरे। निरंजन मुखोपाध्याय हैं, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, कई किताबें लिखी हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। अजीत झा हैं तो बिहारी लेकिन बंगाली अच्छी बोलते हैं और जानते भी हैं, समझते भी हैं कि क्या खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में है जय मृग। जय मृग ने एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम के साथ इन आंकड़ों पर काम किया है। जय मृग का स्वागत है। वोट वाइब से हैं हमारे साथ अमिताभ तिवारी, हमारे साथ इस वक्त पे हैं कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता के साथ हमारे साथ जयंतो घोषाल हैं, हमारे साथ संजय कुमार हैं, और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी जो कि हमारा चुनाव लड़ रही है जमीन पर, मनोज्ञा लोईवाल। लगातार एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी नेटवर्क पर आगे जितनी कवरेज को लीड कर रही है मनोज्ञा लोईवाल। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पद्मजा से। आप जमीन से लौटी हैं, ऐसा आपने पूरे स्टेट का दौरा किया, आप बताइए दर्शकों को कि एसआईआर का क्या प्रभाव, आंकड़े एक तरफ हैं, जमीन पे आपने क्या देखा? राहुल, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर कोई शक नहीं है इस बात का कि उसको लेकर के गुस्सा है, उसको लेकर के डर है। लेकिन सच बात यह है कि सबसे ज्यादा उन इलाकों में लोगों के नाम कटे हैं एसआईआर में जो कि
मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, वहां पर वैसे भी बीजेपी का कुछ खास दबाव है नहीं, उनकी कुछ खास वहां पहुंच है नहीं। तो अगर आप देखिए, मैं देख रही थी कि आपके सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में, जहां के 4.5 लाख नाम कटे हैं, नॉर्थ 24 परगनाज में 3.5 लाख नाम कटे हैं। यहां पर वैसे भी बीजेपी कितनी, मुर्शिदाबाद में 2 सीटें जीतती है, नॉर्थ 24 परगनाज में उन्होंने 3 सीटें जीती थी। तो क्या ये बिल्कुल ही कोई बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचाने वाला है? ऐसा नहीं लगता है। एक और चीज जो हम ध्यान देने वाली है, जैसे नॉर्थ 24 परगनाज में आपका एक 30% मटुआ पॉपुलेशन भी है, और ये लोग बीजेपी को पहले वोट करते हैं। तो ऐसी 2 से 3 सीटें वहां पर हैं जहां पे काफी मटुआ लोगों के नाम कटे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है बीजेपी के वोट के ऊपर, ये भी देखने वाली ये हम आएंगे अगले सिनारियोज में, क्योंकि 80-20 एक अनुपात है, लेकिन एक मेजर कंसोलिडेशन है मुस्लिम वोट में एसआईआर को लेकर के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सतीश के सिंह, इसको कहते हैं एक ऐसा चुनाव जहां एक तो दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं जीतने के लिए, और दूसरा इतना बड़ा एक एक्स फैक्टर है। आपका क्या है एसआईआर का एक्सरे? देखिए, पहला तो यही है कि एसआईआर तो इतने हो गए देश में, सेंसस 16 साल से 13 साल से 16 साल हो गए, कितना हो गया, 16 साल से हुए नहीं। और आज की खबर यही है राहुल कि एक कोई लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। अभी तक वो वोटरों के पास और पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो नहीं पहुंची है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं न्यूज रिपोर्ट में। तो जो 27 लाख कटे थे, वो पता नहीं उसमें कितने जुड़े कितने घटे, और अभी तक जुड़िए घट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मैं मानता हूं, जैसे आपके जादुई आंकड़े की बात की है, ये जादुई चुनाव है, असाधारण चुनाव है। 2 लाख सेंट्रल फोर्सेज रहेंगे। कभी कभी तो मेरे दिमाग में आया कि जरा तंज में एक शब्द का इस्तेमाल हो, क्या खारग आइलैंड पर चुनाव हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आपके ने जो जादुई आंकड़े दिखाए उसके हिसाब से तो लग रहा है कि भाजपा निकल गई। क्या पता निकल जाए, आजकल चमत्कारी नतीजे भी आते हैं, आजकल नतीजे अधिकतर चमत्कारी ही आते हैं। लेकिन अगर आप हमसे सही में पूछिएगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत टक्कर जरूर ममता को हो, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन अभी भी वो 10 ही सीट से वो आगे है। कंचन गुप्ता, 2 चीजें हैं, 21 और 24 के चुनाव में फर्क यह है कि टीएमसी की जो लीड थी बीजेपी से वो कम हुई, और अब 11.6% वोटर गायब हो गए। ये पूछ रहे सतीश के सिंह सवाल कि आप खरग आइलैंड में चुनाव कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि एसआईआर एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीत दिला दे? नमस्ते राहुल भाई, अभी मैं सुन रहा था, अभी मेरे पहले जो सज्जन बोल रहे थे, शायद उनको थोड़ा और होमवर्क करके आना चाहिए था। 1971 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय आर्मी को बुलाया गया था, और पूरी चुनाव की जो प्रबंधन थी वो सेना ने किया था। तो ये कहना कि 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस को लाया गया है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव है, ये गलत है। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, बस इतना ही बदला है कि इस बार सेंट्रल फोर्सेस की इस्तेमाल ज्यादा की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसको ममता बनर्जी ने पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया है, और पुलिस की जो कार्रवाई है वो उस पर किसी का विश्वास नहीं है। हमने 21 का चुनाव देखा है, 21 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको भी हमने देखा है, उस समय पुलिस का जो रवैया था वो भी देखा है, और उसी पुलिस से अगर चुनाव करवाया जाता तो इस बार भी वही होता। मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा दुख है इस बात का कि इस बार वो संभव नहीं है, लेकिन छोड़िए इस बात को। जहां तक एसआईआर की बात है, करीब 90 लाख लोगों की नाम वहां से काटा गया है वोटर्स लिस्ट से, और 2 राउंड में काटा गया है। पहले राउंड में करीब 50 लाख था, फिर सेकंड राउंड में 40 लाख। मैं मोटे अंक दे रहा हूं। अब यह कहना कि एसआईआर क्यों किया गया, एसआईआर नहीं करना चाहिए था, अरे भैया लोग मर गए हैं, लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के रोजी रोटी के लिए किसी और प्रदेश में चले गए हैं, वो वहां पर और रहते नहीं हैं। बांग्लादेशी आए थे, उन्होंने वोटर लिस्ट पर अपना नाम चढ़ाया था, अब वो वहां से आगे कहीं और निकल गए हैं या बांग्लादेश वापस चले गए हैं। एसआईआर के शुरुआती दिनों में हमने देखा है कैसे हजारों के संख्या में लोग पूरा बोरिया बस्तर लेके बांग्लादेश वापस जा रहे हैं,
और ये सब देखकर भी अगर हम लोग बोले कि भाई एसआईआर से क्या होता है? एसआईआर से आपकी जो वोटिंग लिस्ट है उसको नीलरंजन मुखोपाध्याय जवाब दीजिए कंचन गुप्ता का। कंचन कह रहे हैं कि वो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये या तो मरे हुए लोग हैं जो थे ही नहीं कभी, अगर उनको हटा दिया तो क्या बुरा है, या फिर ये घुसपैठी हैं जिनको भारत में कभी वोटिंग का आधार मिलना ही नहीं चाहिए। और ये कह रहे हैं अगर ये साफ हुए हैं इलेक्टोरल रोल्स तो अच्छी बात है, इसको सपोर्ट करना चाहिए सब। देखिए, एसआईआर के ऊपर जो पूरी डिबेट हुई है, जो पिछले 6-8 महीने से हम लोग देखते आए हैं, तो उसमें मेरी राय ये है कि थोड़ा थोड़ा सब सही बोल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हर एक कोई गलत बोल रहा है। एक पहले मानते हैं कि जो लोग सही बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हिंदुस्तान के वोटर लिस्ट में कोई सिस्टमिक प्रोसेस नहीं था जो मृतकों को उनके नाम हटाए जाएं, जो माइग्रेट करके चले गए हैं उनका नाम हटाया जाए, इसका कोई सिस्टमिक प्रोसेस नहीं था। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि दिल्ली में जब रहते थे हम, तो एक समय था जब हमारे पुराने मोहल्ले में जाके देखे कि हमारा वोट अभी भी वहीं बरकरार है, इवन दो मतलब एक असेंबली इलेक्शन और एक लोकसभा हो चुकी है, कोई आके घर पे उस एड्रेस पे चेक नहीं किया। वो तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो जिस मकान में शिफ्ट किया था वहां पे भी मेरा वोट था। नहीं तो ये अगर सफाई होती है वोटर लिस्ट, मैं कहता हूँ कि बात सही है कि ये बात जरूरी है कि सिस्टमिक प्रोसेसेस को ले करना जरूरी था। लेकिन मैं इस दौर के एसआईआर के प्रोसेस से भी गुजरा हूँ। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में वोटर हूँ। मेरा गाजियाबाद में मतलब यूपी में 2002 में जब एसआईआर किया गया था तब उसमें नाम नहीं था, क्योंकि तब हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते थे, और दिल्ली में जब रहते थे तो लास्ट के जो कुछ पीरियड्स थे तो उसमें हमारा परिवार जो था एक जगह से दूसरी जगह चलता रहा, तो हमारा वोट था नहीं, तो एसआईआर में हम लोग नहीं थे। हमको पता है कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने नाम जाके इलेक्टोरल रोल में हमारे परिवार के सारे सदस्यों का वोट लगाने में। तो ये जो प्रोसेस था ये सेंसिटाइज्ड और ह्यूमनाइज्ड नहीं था ये प्रोसेस, तो इसकी वजह से एक डर और आशंका पैदा हुआ कि ये खास ये खास टारगेटेड वोटर्स को हटाने के लिए किया गया। एक है कि ये क्या सही है क्या गलत है 4 मई को हम लोग बात करेंगे। एसआईआर की पॉलिटिक्स की ये सही है गलत। दूसरा सवाल यह है अमिताभ तिवारी कि एसआईआर के जो वोट हटे हैं उससे चुनावी नतीजे पर क्या असर पड़ेगा। सवाल इस शो में यह है, क्या आपको लगता है कि चुनावी आंकड़े बदल सकते हैं एसआईआर के चक्कर में? देखिए, सिर्फ एसआईआर के चक्कर में एक दल जैसे भाजपा ये चुनाव जीत जाए ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मैं जब एनालिसिस करता हूं तो 2021 के वोट बेस पे करता हूं। अब 2021 के वोट बेस पे लगभग 52 लाख वोटर कटे हैं। 7 करोड़ 34 लाख थे, अभी 6 करोड़ 80 लाख हो गए, यानी 17,500 वोटर हर सीट पे कटे हैं। एवरेज विक्ट्री मार्जिन टीएमसी की हर सीट पे या 215 सीटों पे 33,000 थी, यानी जो आज भी वोटर डिलीशंस हुए हैं उसको हटा भी दिया जाए तो भी लगभग दुगना मार्जिन टीएमसी का था, विच मींस कि सिर्फ एसआईआर डिलीशन की। पर ऐसे होता नहीं है ना, क्योंकि वोट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कई सारी सीटों में आप बड़े तादाद से जीतते हो, कुछ पे आप कम से जीतते हो, जैसे आप कर रहे हो बड़ा सिंपलिस्टिक है, वैसा होता नहीं है सर चुनाव में। लेकिन ये भी मानना कि सिर्फ एसआईआर डिलीशन से कोई चुनाव जीत जाए, ये भी एक बहुत सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, क्योंकि आपने ही दिखाया है कि एसआईआर डिलीशन प्लस एंटी इनकम्बेंसी स्विंग या तो 1.5% का या तो 3% का, अज्यूमिंग 100% जीरो विच इज नॉट पॉसिबल, 80-20 विच इज 3% का। ये आपने सही बात बोली, इसी पे मैं स्विंग करना जी ये आपकी बात सही है, वोट स्विंग करना जरूरी है। बिना एंटी इनकम्बेंसी वोट स्विंग हुए, यानी बिना भाजपा टीएमसी के वोट बैंक में सेंध मार के ये चुनाव नहीं जीत सकती। अब आप आए बात की निचोड़ पे, ये आपने बात सही कही। संजय कुमार से मैं ये पूछूंगा, ये बात साफ हो जाती है कि मोटा मोटा एसआईआर के ही दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव उससे रोचक हो जाता है, सीटों में मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन एसआईआर प्लस एंटी इनकम्बेंसी ये वो कॉकटेल है जो कि बीजेपी को जिता सकता है। अब सवाल ये कि एंटी इनकम्बेंसी कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को कौन जीतेगा। संजय कुमार। मैं अमिताभ जी की बातों से काफी हद तक सहमत हूं। पहली बात, क्या एसआईआर के दम पे सिर्फ चुनाव जीत सकती है बीजेपी? ऐसा नहीं हो सकता।
एक दो बातें जोड़ना चाहूंगा। ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि एसआईआर में लगभग इतने जो आप 80% एज्यूम कर रहे हैं, 80% वोटर्स जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कटे होंगे। ये जरूर है क्योंकि उनका वोट ज्यादा था पिछले चुनाव में 48% और बीजेपी के पास 38%, तो अनुपात तो जरूर हमेशा ही रहेगा ज्यादा कि तृणमूल कांग्रेस के वोटर कटे हैं। लेकिन हमेशा हम कंपैरिजन 2021 से करेंगे 2024 को, बिल्कुल मैं भी नहीं देख रहा हूं 2024 के नतीजों को, 21 से देखें। और अगर आपने 80% कहा, अगर उसको थोड़ा सा नीचे कर दें, आप 74-75% वोट कर देंगे, मान लीजिए आपका एजम्पशन 80% का, मैं 75% पे चलता हूं, तब भी तृणमूल कांग्रेस को लीड बनी रहेगी। आइए मैं वो दिखाई देता हूं। हमने 70% का लिया। एक था कि वोट कटे 80-20 के अनुपात में, यानी कि जो 10 वोट एसआईआर के कटे, 8 वोटर टीएमसी के थे, 2 वोटर बीजेपी के। अब जो संजय जी बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें जो 10 वोट कटते हैं वो 7 टीएमसी के रहते हैं और 3 बीजेपी के, तब क्या असर पड़ेगा चुनावी नतीजों पर, एक नजर उस पर डालते हैं। लेकिन ये बात साफ हो गई कि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तब जितने भी वोट कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसआईआर से। एंटी इनकम्बेंसी रहेगी तभी चुनाव का जो परिणाम है वो बदलेगा। हम पहले सिनेरियो में लेते हैं 1.5% एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि 1.5% ऐसे वोटर जिन्होंने पिछले चुनाव में टीएमसी को वोट दिया, इस बात तय करते कि नहीं भाई टीएमसी को नहीं देना। तब 42 सीटें खेल में आ जाती हैं। उनमें से 39 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर थी पिछले चुनाव में और 77 वो पिछली बार जीती थी। यानी कि बीजेपी की जो पॉसिबल विन्स है, संभावित जीत है, वो 116 के इर्द गिर्द आ जाता है। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 174, तो 1.5% एंटी इनकम्बेंसी से काम बीजेपी का नहीं चलेगा। अगर जीतना है चुनाव तो अगला सिनेरियो लेते हैं, ममता जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 3% अगर हम लेते हैं, अगर 3% की एंटी इनकम्बेंसी है और फिर 70-30 में वोट कटता है, तब 92 सीटें हैं जो कि गेम में आ जाती हैं। उनमें से बीजेपी पिछली बार जीती थी 77, जिसमें नंबर 2 पे थी, 77 में नंबर 2 पे थी और 77 जीती थी। फिर बीजेपी के हो जाते 154 के आसपास और जीत के लिए आपको चाहिए 147। यानी कि अगर 7% वोटर जो कि थे एसआईआर में वो टीएमसी के रहते हैं और 3 अगर रहते हैं बीजेपी के और 3% की एंटी इनकम्बेंसी रहती है, तब बीजेपी जादुई आंकड़े के ऊपर निकलती है। तो ये बात जो संजय कुमार कह रहे थे, आपको हेवी एंटी इनकम्बेंसी चाहिए और फिर आपको कम से कम 7-3 के अनुपात में अगर वोट कटे तब कोई बात बनती है। जय मृग, ये बात जैसे अमिताभ तिवारी ने कहा साफ हो जाता है कि केवल और केवल एसआईआर के दम पर चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती। एसआईआर प्लस एंटी इनकम्बेंसी अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तब ये चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है। बिल्कुल। और मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूं, हमने हमारी डेटाफाई टीम के साथ कैसे मेहनत की इस पर। हमने बिल्कुल संजय जी और अमिताभ जी ने जो बताया कि 21 इज द बेस, हमने 21 को ही बेस लेके ये पूरा सिमुलेशन किया था। दूसरा, हमने जस्ट टू गिव द व्यूअर्स ए ब्रॉड रेंज, हमने 100% से शुरू किया और फिर हम 80-20 पे आए, फिर हम 70-30 पे आए। हमारे सिमुलेशन में भी 2 चीजें बहुत साफ है कि अगर 80-20 है और हेवी एंटी इनकम्बेंसी है तो पहला एक होप आता है 3% एंटी इनकम्बेंसी पे बीजेपी के लिए, और अगर 70-30 है और वापस हेवी एंटी इनकम्बेंसी है तो जिसको हम सेफोलॉजी में अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं, जस्ट अराउंड दी हाफवे मार्क, वो टाइप का सिनेरियो बनता है। तो बहुत स्पष्ट है, हम दूसरे सेफोलॉजिस्ट से हमारी डेटाफाई टीम पूरी तरह सहमत है that you not only need an impact ratio which is above 70 in the SIR split, और उसके साथ आपको चाहिए एक न्यूनतम 3% की एंटी इनकम्बेंसी जिससे सही में सत्ता का पलड़ा बदल सके। तो यह है अगर 10 वोट कटे और 7 टीएमसी के थे, 3 बीजेपी के। ऐसा हो जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि भाई बीजेपी के भी कुछ समर्थक परेशान हैं, उनको लग रहा है कि हमारा भी आधार खतरे में, अगर 60 और 40 के अनुपात में वोट कटते हैं, यानी कि 6 वोटर टीएमसी के और 4 बीजेपी के, ऐसे में क्या होता है? इसमें यह निकल के आता है कि फिर बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 7 वोट जो कटते हैं, 6 वोट जो कटते हैं वो टीएमसी के रहते हैं और 4 वोट बीजेपी के रहते हैं 10 में से, तब तो बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। अगर 1.5% की एंटी इनकम्बेंसी है तो 40 सीटें गेम में आ जाती हैं, उनमें से 33 में बीजेपी नंबर 1 थी। अगर पिछली बार की 77 की 77 जीत भी ले तब भी बीजेपी केवल 110 तक पहुंचती है और बहुमत है 147 का, तो काम नहीं बना। तो इससे तो नहीं होगा। अगर हम 3% की एंटी इनकम्बेंसी लेते हैं ममता के खिलाफ
3% की एंटी इनकम्बेंसी पर भी बीजेपी का जो आंकड़ा बनता है वो केवल 133 का बनता है, क्योंकि 86 सीटें गेम में आती हैं। 56 पे बीजेपी नंबर 2 थी, 77 पिछली बार जीती। 133 का मतलब नहीं 133 एग्जैक्टली, मतलब इसके इर्द गिर्द वो भी काफी नहीं है, क्योंकि आपको जीत के लिए चाहिए 147। तो अगर 10 वोट कटते हैं और वो 6 और 4 के अनुपात में कटते हैं, तब तो बीजेपी का काम पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगा। ये बात बहुत हद तक साफ हो जाती है। अजीत झा, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब एसआईआर के रहने के चलते क्या एक काउंटर कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है कि वोटरों को ये चिंता हो जाए कि भाई अगर इस बार वोट नहीं दिया तो हमारा आधार वही खतरे में है, तो ज्यादा जाके वोट डालेंगे इस बार। माइनॉरिटी वोटर में तो काउंटर कंसोलिडेशन बहुत जोरदार होगा राहुल, क्योंकि एक तो था कि पहले हुमायूं कबीर वाला फैक्टर चल रहा था, तो वो भी एक तरह से खत्म हो गया। उसका तो एक तरह से कहिएगा कि एटम बम ही फूट गया। तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत ओवैसी जी कुछ हो सकता है कि हिट कर सकते हैं, कुछ कांग्रेस कुछ सीपीएम, बट उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। तो मुझे लगता है कि एकजुट एक मुस्लिम वोट जो है वो जाएगा टीएमसी के लिए, क्योंकि खाली एसआईआर ही नहीं है, उनका सर्वाइवल का इशू है। अब हिंदू वोटर जो है वो किस तरह से कंसोलिडेट करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कितना कटा है। एसआईआर को दो तरह से देखा जाए, जो पहला करीब 60-62 लाख जो कटा, वो मैं कहूंगा जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल डिलीशन, तो उसमें जो कोई माने पैटर्न नजर नहीं आता है कि क्या किसका ज्यादा कटा है। बट बाद में जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला जो हुआ, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है, और उस पर जो है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर वगैरह क्वेश्चन भी रेज किए हैं, तो उसमें जो है 27 लाख वो लार्जली टीएमसी वोटर है, लार्जली मुस्लिम वोटर है। तो वो जो है टीएमसी को हर्ट तो जरूर करेगा। उसके कारण ममता जो है कैंपेन की हुई है कि ये तो बिल्कुल बहिरागत बाहर वाले आके बंगाल का आइडेंटिटी छीन रहे हैं, हम पर इन्वेजन कर रहे हैं, तो उसका एक डायरेक्ट असर होगा मेरे अनुसार कि मतदान बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया कोई पहली दफा नहीं हुई है। 2006 के चुनाव में भी केजे राव नाम के एक इलेक्शन ऑब्जर्वर थे इसी की तरफ से, उन्होंने इसी तरीके से जो बोगस वोटर्स थे उनके नामों को सूची से काटा। तब क्या हुआ कि वोटरों में चिंता हो गई कि भाई वोट नहीं दिया तो नाम ही हट जाएगा, तो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मतदान पड़ा। यहां तक कि 75 से लेकर 85% वोट पड़ा 135 सीटों पर, यानी 294 में से 75 से 85 135 सीटों पर वोट पड़ा। 85 से 95 112 सीटों पर वोट पड़ा। कुल मिला के सारी सीटों में से 84 सीटों पर 75 से ज्यादा वोट पड़ा 2006 के चुनाव में। उस वक्त पे सीपीआईएम की सरकार बनी थी, वो लोग जीते थे। पर वो ये दिखाता है जो बात अजीत झा बोल रहे हैं कि जब वोटरों में ये चिंता हो जाए कि मेरे वोट ना देने से मेरा आधार ही खतरे में है, मैं हूंगा नहीं हूंगा, नागरिक भी रहूंगा, तो फिर एक काउंटर मास मोबिलाइजेशन हो जाती है। उस चुनाव में सीपीआईएम को फायदा हुआ था, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी। इस वक्त क्या होगा जयंत घोषाल? एसआईआर एक दो धारी तलवार है, क्योंकि एक तरफ तो माइनॉरिटी वोट कटता है, उससे दूसरी तरफ बाकी जो लोग हैं, जैसे फर्ज कीजिए परिवार है, उसमें से एक सदस्य का कट गया, बाकी लोग हैं जो बेचारे हैं वो भी चिंतित हैं कि मेरे रिश्तेदार का तो कट गया। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि काम करेंगे। जयंत घोषाल। मैं राहुल जी बताऊंगा कि अजीत जी से मैं सहमत हूं। मैं अभी कलकत्ता में हूं और कल से आज मुझे लगता है एवरीडे, कल चुनाव है, इट्स ए वेरी डेवलपिंग सिचुएशन। और हर इशू में जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, दो मुद्दा, एक दो बिंदु में, एक है एसआईआर, एक एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी वो एंटी इनकम्बेंसी वोट में कितना ट्रांसलेट होगा, और ये एसआईआर में डिलीशन के बाद पता नहीं है ये डिलीशन में एग्जैक्टली कितना मुस्लिम, कितना हिंदू, और हिंदू में भी कितना मतुआ, कितना राजवंशी। अगर ये माना जाए कि बीजेपी को पता है कि कौन टीएमसी है, कौन बीजेपी वोटर ये असंभव है, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि टीएमसी जो कैंपेन अभी शुरू कर दिए हैं कि दिल्ली वर्सेस बंगाल और बंगाली आइडेंटिटी। देखिए, मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं,
मुझे डेरेक ओब्रायन फोन किए, बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि आपका एनालिसिस गलत है। मैंने कहा कि मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के लिए एज है एंटी इनकम्बेंसी के लिए। तो डेरेक ओब्रायन मुझे कह रहा है कि मैं 5 तारीख आपके साथ मिलेंगे और आप देखेंगे कि बंगाली जो है, बंगाली मतलब नॉट ओनली बंगाली स्पीकिंग, यहां के भवानीपुर का गुजराती को भी ममता बनर्जी कहते हैं कि बंगाली है, लेकिन आउटसाइडर इनसाइडर कह रहे हैं कि फर्स्ट आपका स्टार कैंपेनर ममता बनर्जी कह रहे हैं मोदी जी है, आपके सेकंड स्टार कैंपेनर कौन है, अमित शाह जी है, और हमारे यहां मैं हूं, मैं बंगाली डॉटर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी, सेकंड स्टार कैंपेनर अभिषेक बनर्जी, दोनों बंगाली है, इनसाइडर है। देखिए ये लोग तो ट्रम्प पुतिन जैसे हम लोगों के ऊपर दखल ला रहे हैं, हम वेनेजुएला नहीं बनेंगे। तो ये जो कैंपेन है ना राहुल, और ये लास्ट मिनट में जैसे इसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं, तो जो वोट आपका आइडेंटिटी खतरे पे हैं, मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, मुझे पता नहीं है कितना उसमें कंसोलिडेशन, ये सही बात है, जो हुमायूं कर सकते थे, ये जो लोग उम्मीद कर रहे थे, इवन आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो मुस्लिम वोट ब्रेक नहीं हुआ, रैदर मुस्लिम वोट को भी लग रहा है कि भाजपा आ जाएगा, तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से और वैसे भी चला गया, तो मुस्लिम वोट का भी कंसोलिडेशन इसमें तो याद रखिए कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इसलिए क्योंकि बीजेपी की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो बड़ी कमजोर है। मैं आपको जरा ये डेटाफाई के डैशबोर्ड पे दिखाता हूं। अगर आप पिछले चुनाव की तुलना में देखते हैं तो बीजेपी की जो सिचुएशन है वो वाकई में पश्चिम बंगाल के राज्य में काफी कमजोर है, क्योंकि यहां पे बेस नहीं है पार्टी का। जो बहुत कमजोर सीटें हैं बीजेपी की वो 216 हैं। 216 क्यों? क्योंकि 294 में से 216 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं जहां पर बीते 3 चुनाव में पार्टी कभी भी नहीं जीती। जो मीडियम टाइप की सीटें हैं वो 76 हैं, यानी कि ऐसी सीटें जहां पर 3 चुनावों में बीजेपी केवल 1 दफा जीती है। मजबूत सीटें हैं केवल 2, जहां पे बीजेपी पिछले 3 चुनावों में 2 बार जीती, और बहुत मजबूत जिसको स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं वो कोई भी नहीं है बीजेपी की। लेकिन अगर आप टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखते हैं, और यहां पे आप देखिए कि 119 तो ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी 3 चुनावों में 3 दफा जीती है। 119 ऐसी सीटें हैं। 95 ऐसी सीटें हैं जो कि मजबूत सीटें कहीं जाएंगी, जहां पर टीएमसी पिछले 3 में 2 चुनाव जीती है, और मीडियम सीटें इनकी 63 है जहां पर 1 चुनाव जीती। कमजोर सीटें केवल 16। बीजेपी की कमजोर सीटें थी 216, टीएमसी की कमजोर सीटें हैं केवल और केवल 16। यानी कि ये मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का या बिहार का या दिल्ली का चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जहां पे इतिहास भी रचना होगा और सत्ता के समीकरण को मनोज्ञ बीजेपी को बदलना पड़ेगा। जैसे रिंकू सिंह ने आईपीएल मानो 5 छक्के मारे, 6 छक्के, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जीतने के लिए, वरना तो जीतना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। देखिए, मैं कहूंगी कि आधी बॉल पे छक्का मारना पड़ेगा बीजेपी को। इस समय वो हालत है, अगर इसको क्रिकेट में अगर डिस्क्राइब किया जाए, पर आई विल डिस्क्राइब इट इनटू 5 फैक्ट्स के 5 भाग में इसको बांटना चाहूंगी। पहला है भाग, भय, भीड़, भरोसा और भव्यता। अब ये 5 कारण क्यों है राहुल? पहला आता है भाग। भाग यानी कि वो भाग नहीं कि आप इधर से उधर भागें, लेकिन जो भाग इस समय बदल गया है एसआईआर की वजह से, जो वोट शेयर बदल रहा है और जो पूरा गणित बदल रहा है। यानी कि अगर 100 की बेसलाइन थी तो अब 91 लाख वोट कटने के बाद वो करीब करीब 80 की बेसलाइन हो गई है। लेकिन अगर वोटिंग पहले 70% होती थी, और वो भी अगर 70% होगी, तो अब 100 की बेसलाइन की जगह 80 की बेसलाइन पे 70% वोट का मतलब हो गया 90% तक वोट जाएगा। दूसरा आता है भय। भय कम करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी कर रही है, और तृणमूल भी भरोसा दिला रही है बार बार कि एसआईआर की प्रक्रिया में बीजेपी ने जो किया वो हम नहीं करेंगे, हम घर घर पहुंच के भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब भरोसे की बात, भरोसा बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है कि हम यहीं की पार्टी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमें यहां शुरुआत की थी। हमारी शुरुआत और हमारी बंगाली अस्मिता उतनी ही है जितनी तृणमूल कांग्रेस की है, जबकि हमारी पिछले सदी की है, और तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी थी। उसके बाद आती है भीड़। अगर भीड़ कोई आकलन है तो दोनों पार्टी के अगर आकलन किए जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलीज में जितनी भीड़ आ रही है वो अकल्पनीय है। खास तौर से तब जब आपको ये पता होता है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कभी रास्ते रोक दिए जाए, जो पुलिस पर हमेशा राज्य में आरोप लगते रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी दोनों स्टार प्रचारक हैं, उनके लिए भीड़ आना लाजमी होता है।
तीसरा और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भव्यता। इस चुनाव में भव्यता कम है लेकिन दिव्यता ज्यादा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब गांव-गांव आप जाते हैं तो कुछ एक सेंटेंसेस आते हैं लोगों के, एटा बांचार लड़ाई यानी कि ये बचने की लड़ाई है, एटा हमारे अस्मितार लड़ाई यानी कि हमारी अस्मिता की लड़ाई है। दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन वोट टर्नआउट, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उनके फैसले बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अभूतपूर्व पुलिस इस बार लगाई गई है। वेबकास्टिंग अगर 1 मिनट के लिए रुकी तो आप कल्पना कीजिए बूथ का पूरा चुनाव, वो मतदान की प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। यही रिगिंग वाम मोर्चा के समय होती थी, यही रिगिंग का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है। लेकिन अगर कमीशन की कोशिश है रुकी तो चुनाव रद्द हो जाएगा, तो किसको फायदा, कैसे इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है उस पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि 2021 में जो सेना की तैनाती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो बहुत बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, जैसे मनोज्ञा ने कहा कि वेबकास्टिंग हो, लगातार वेबकास्टिंग हो, ऐसे कई इंतजाम किए गए। मैं आपको आंकड़ों में दिखाता हूं। 2021 के चुनाव में 1071 पैरामिलिट्री कंपनियां थी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो थे 1071 थे। इस दफा ऑलमोस्ट दोगुने हैं, 2407 कंपनियों को भेजा गया। पिछली बार अगर जो सुरक्षा कर्मी थे वो 1.7 लाख थे, इस दफा 2.41 लाख सुरक्षा कर्मियों को पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पे उतारा गया है। पिछली बार वोटिंग थी 8 फेजेस में, इस बार केवल 2, यानी कि सैचुरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की सैचुरेशन कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। आईएएस के जो ऑब्जर्वर्स थे पिछली बार थे 165, इस दफा है 294। वो शेड इसलिए थी कि एक जो आईएएस का ऑब्जर्वर था वो 2 सीटों पे नजर रख रहा था। इस दफा हर सीट पर एक आईएएस ऑब्जर्वर को भेजा गया। जो पुलिस के स्पेशल ऑब्जर्वर थे वो पिछली बार थे 205, लेकिन इस दफा 184 हैं जिनका स्पेशल पावर्स हैं, जो कि पिछले चुनाव में नहीं थे। जो कुल मिला के चुनाव के बाद कंपनियां रहेंगी। चुनाव यानी कि याद है पिछली बार बीजेपी का आरोप था कि वोटिंग खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद बहुत ज्यादा हिंसा हुई। सुरक्षा इंश्योर करने के लिए नतीजों के बाद पिछली बार 200 कंपनियां थी, इस दफा 700 कंपनियां रहेंगी। इसके अलावा लाइव जो वेबकास्ट होगा, पिछली बार 50% बूथों पे था, इस दफा हर बूथ पर नॉन स्टॉप लाइव वेबकास्ट का इंतजाम किया गया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त दे रहे थे, पहले वो 2-3 हफ्ते पहले आए थे वोटिंग के, इस दफा वो 6 हफ्ते पहले आ गए कि अगर कोई भी साम दाम दंड भेद चल रहा है वो ना हो पाए। और ईवीएम में भी वीवीपैट की सुरक्षा काफी हद तक बढ़ा दी गई है। इस बार जीपीएस ट्रैकिंग का इंतजाम किया गया, यानी कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि कई दशक से, सीपीएम के टाइम से ऐसा होता रहा है कि यहाँ पे हिंसा रही है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, वो ठीक से वोट नहीं कर पाते। इस दफा कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो पाए। सतीश केसिंग, आपको लगता है कि इससे भी 3 फैक्टर हो गए? एक फैक्टर है एसआईआर का, दूसरा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, तीसरा ये कि इतनी बड़ी तैनाती है। राहुल, सबसे पहले तो बाद के आपके आंकड़े नहीं देखे तो इसने मैं पहले कह दिया कि लगता है इसे तो बीजेपी जीत गई, तो थोड़ा मैं सुधार कर रहा हूं। देखिए, एसआईआर का भी एसआईआर होने की नौबत अब आ गई है, और एसआईआर के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है बंगाल में, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं करते। लेकिन जो मैंने पहले ही कहा कि असाधारण चुनाव है, और हाल के चुनाव में असाधारण चमत्कारी नतीजे भी आते रहे। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बिल्कुल। मैं जहां यहां रहता हूं, यहां से 20 गाड़ियां तो मेरे जानने में भर के गई है, और मैं सबसे बात किया कुछ लोगों से, मतलब सबसे तो नहीं कर सकता, उनका भी कहना है कि थोड़ा इस बार मोदी दादा का है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तब यह है कि जिस तरह से जयंत घोषाल ने बोला, चाहे और किसी ने बोला, कि एक जो दिल्ली वर्सेस बंगाल करने का है, जो पिछले बार भी हुआ, कई बार से 2-3 बार से यही हो रहा है, वो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा गारंटी है। जी, आपको लगता है कि एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? मुझे लगता है, देखिए, बंगाली अस्मिता जो एक शब्द बोला जाता है ना, बंगाली लैंग्वेज, आपको दिखा पद्मजा ये जमीन पर? तो राहुल, ये जो बात की जा रही है ना कि ये बंगाली वर्सेस बाहरी का जो है, उसमें बार बार ये मैसेज किया जा रहा है, एक तो एक जो नेचुरल लोगों का रिस्पॉन्स है, इस बार जो भय वर्सेस भरोसा की बात की जा रही है, जो जयंतदा ने भी बोला है। देखिए, मैंने एक चीज देखी है, इस बार लोगों में एक तरीके की छटपटाहट है। पहले 2021 में डर था, एक परिवर्तन करने की चाह थी, पर डर बहुत हावी हो रहा था। इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, जो पूरा चुनाव आयोग ने वहां पर उन्होंने जो वहां पे बंदिशें लगाई हैं, उसको लेकर थोड़ा सा भरोसा आया है, पर एक छटपटाहट है। क्योंकि राहुल, एक चीज होती है ना, जब घड़ा भर जाता है तो आदमी के सब्र का बांध टूट जाता है। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ। मालदा में एक मुस्लिम युवा ने मुझसे कहा,
मैं वहां पर एक जो तृणमूल की वहां एक एमएलए हैं, उनकी सीट भी चेंज की हुई है, उनके साथ घूम रही थी। तो जब वो निकल गई वहां से तो एक आदमी ने बुलाया मेरे को, उन्होंने कहा ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आदमी इनके साथ घूम रहा है, आपको पता है ये चिकन की दुकान चलाता था। अब इसकी गाड़ी आप देख रही है, मैंने गूगल किया और वो लड़का बाहर काम करता है, मुंबई में या केरला में कहीं काम करता था, मजदूरी करता है, वो नौकरी नहीं मिल रही उसको यहाँ पे, वो काम करने जाता है, वोट डालने के लिए वापस आया। उसने कहा जो ये एमएलए के साथ लड़का घूम रहा है ना, ये 2 करोड़ की गाड़ी चलाता है, आप मेरे को बताइए किधर से इसके पास पैसा है, और वो एक मुसलमान युवक। और ये बड़ी बात तो है, लोगों में गुस्सा है। वो जयंतो घोषाल 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। देखिए ऐसा ही हुआ था जब 2011 में सीपीएम एकदम धराशायी हो गई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, ये तोलाबाजी, ये बिल्ड होता रहता है, फिर लोगों को बोलता है भाई अब बहुत हो गया। आपको लगता है ये वो चुनाव है जहां पे लोग बोलेंगे बंगाल के बहुत हो गया? जयंतो, आप मुझे पूछ रहे हैं राहुल? जी 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 जी। हाँ देखिए, आप जो नहीं आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उनके साथ सहमत हूं। जैसे एंटी इनकम्बेंसी इस बार 15 साल बाद जो दिखाई दे रहा है, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि लोग वोकल हुआ है, और वो ज्यादा हुआ है कि भाजपा का, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाजपा का इस बार जो रणनीति है 2021 में नहीं था, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं भाजपा का इतना एग्रेसिव रुख। और ये एग्रेसिव रुख, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आज भी मैंने सुना है कि पुलिस रहेगा लेकिन वोटिंग लाइन में, वोटर्स लाइन में उनको दूर रखा जाएगा कि वो इन्फ्लुएंस ना करे। तो ये जो सब इश्यूज हैं, इसमें जो एंटी टीएमसी वोटर्स है, दे आर वोकल। वो साहस मिला है जो इतना दिन वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन टीएमसी के जो वोटर है वो बात नहीं कर रहे हैं, टाइट लिप्ड है, और हो सकता है वो डिसाइड कर लिए हैं कि ममता के पक्ष में, लेकिन हमें नहीं बोल रहे हैं। भाजपा का तमाम मुद्दों पर हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की। एक बात रह गई ओपिनियन जो कि बहुत अहम है, उस पर भी गौर करना होगा, वो है आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। वो संस्थान जो कि टीएमसी के लिए इस चुनाव में स्ट्रेटेजी का काम करते हैं, उनके दफ्तरों पर रेड पड़ी, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चूंकि रेड पड़ी, अस्त व्यस्त हो गए, तो वो काम नहीं कर रहे, और अभी उन्होंने एक तरीके से जो काम वो जमीन पर कर रहे थे वो रोक दिया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आखिर में चुनाव प्रचार का सामग्री भेजने का काम हो, कैंडिडेट से बातचीत करने का काम हो, नैरेटिव बनाने का काम हो, स्ट्रेटजी बनाने का काम हो, ये सारे काम आईपैक जैसे लोग करते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट लिंक रहते हैं, क्योंकि एक पार्टी का है, फीडबैक मैकेनिज्म भी रहता है कि जमीन पे क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा उछल रहा है, कौन सा मुद्दा पिकअप कर रहा है, ये सारी जानकारी कई बार आईपैक जैसी संस्थान देती है। तो जो ममता बनर्जी के रणनीतिकार थे, वो इस दफा चुनाव से एकदम ऐन मौके पर गायब हो गए। उन पे रेड पड़ी तो ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया काम करना, और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आईपैक की गैर मौजूदगी किस हद तक ममता बनर्जी का जो कैंपेन है उसको प्रभावित करेगी। पिछली बार प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की मदद की थी 2019 के चुनाव के बाद, तब ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई थी। ऐसे में मनोज्ञा सवाल ये उठता है कि क्या आईपैक के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉइज हैं, उनके मैदान में आखिरी दिनों में ना होने पर क्या असर पड़ेगा? ये भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा राहुल। और अगर मैं कहूं तो कई पार्टी के लोगों ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब क्या दोनों तरफ से है भी कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन विक्टिम कार्ड कौन प्ले करेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। पर नोइंग ममता बनर्जी, उनका अपना पॉलिटिकल अक्यूमेन है, उनका अपना काम करने का तरीका है, पर जो मैसेजिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो बैक एंड इंफॉर्मेशन सारी आ रही थी, खासतौर से क्योंकि अभिषेक बनर्जी लगातार प्रतीक जैन और आईपैक की टीम्स के साथ मीटिंग्स करते थे या उनकी लगातार बैठकें होती थी, तो वो उस पर असर पड़ेगा। या मैं यूं कहूं कि अगर आप किसी भी बॉडी से ऑक्सीजन सप्लाई उसकी लिमिटेड कर दें तो जितना असर पड़ेगा उतना ही असर पड़ना चाहिए वर्तमान में। बट नोइंग ममता बनर्जी अंडर प्रेशर स्प्रिंग की तरह और बेहतर स्प्रिंग बैक करती हैं। उनका कमबैक रेट इज द हाईएस्ट। उसको बांग्ला में उन्होंने पिछली बार जब 2011 का चुनाव हो रहा था और दिख रहा था कि पार्टी को हो सकता है बहुमत ना मिले, तो करीब 10:30 से 11 बजे उन्होंने सुबह आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े ही अपने अंदाज में कहा था, अपने रूखे दानान, यानी कि आप लोग सब पलट कर आइए और लड़ाई के मैदान में उतरिए। उसके बाद वोटिंग परसेंटेज बदला था और तृणमूल कांग्रेस ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी 2011 में। मजबूत है कि कई जो विरोधी पार्टियां हैं वो
देख के ही अमित शाह हो, मोदी हो, बीजेपी का पूरा मशीन हो, उसको देख के ही डर जाते हैं। ममता बनर्जी लड़ रही हैं, करो या मरो की लड़ाई है, आखिर तक ये लड़ाई है। और ये था एनडीटीवी इंडिया का नंबर गेम। हमारा जो डेटाफाई का डैशबोर्ड है वो पूरा तैयार है, एग्जिट पोल की तैयारी चल रही है, पोलिंग डे की तैयारी चल रही है, और हमारी कोशिश ये होगी, एक तरफ है शोरगुल, दूसरी तरफ है चुनाव को आपको समझाने की कोशिश, ताकि वाकई में आपको समझ में आए हमारे आंकड़ों के जरिए, हमारे डेटाफाई डैशबोर्ड के जरिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। निरंजन मुखोपाध्याय जुड़े हमारे साथ, अजीत झा, सतीश जी, पद्मजा, बहुत बहुत शुक्रिया। उन मेहमानों का भी जो कि स्टूडियो के बाहर से हमारे साथ जुड़े।